ये वीडियो केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से हिंदी में डब किया गया है। मूल सामग्री के सभी अधिकार उनके असली निर्माता के पास है। हम इस बार किसी भी तरह का अधिकार नहीं जताते। यदि आप इसके कॉपीराइट होल्डर है और हमसे संपर्क करना चाहे तो कृपया चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएं। Mr. Elon Musk. All right. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे पागल इंसान नहीं कहा। मैं सोच रहा था आज मैं आपको ऐसी कौन सी बात बताऊं जो आपके लिए आगे चल के काम आ सके। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी कहानी बताऊं। मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, क्या क्या हुआ, शायद इससे आपको कुछ सीखने को मिले। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये सब कैसे हो गया। जब मैं छोटा था तो मुझे नहीं पता था कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। लोग मुझसे पूछते थे लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं आता था। फिर एक दिन मुझे लगा कि नई चीज़ें बनाना एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। मैंने ऐसा इसलिए सोचा कि मैंने एक किताब में पढ़ा था, अगर कोई टेक्नोलॉजी बहुत आगे की हो तो वो जादू जैसी लगती है। और ये बात सच है। अगर हम 300 साल पहले की दुनिया देखें तो आज की चीज़ें जैसे उड़ना, दूर किसी से बात करना, इंटरनेट पर दुनिया की सारी जानकारी मिल जाना, ये सब पहले नामुमकिन लगता था। तब लोग इन्हें जादू मानते, आज हम इन्हें आम बात मानते हैं। मुझे लगता है आज की टेक्नोलॉजी जादू से भी बढ़कर है। इसलिए मैंने सोचा अगर मैं कुछ ऐसा बना सकूं, कुछ नया कर सकूं, खासकर टेक्नोलॉजी में, तो वो भी जादू जैसा होगा और वो बहुत ज़बरदस्त बात होगी। मुझे हमेशा डर लगता था क्योंकि मैं समझना चाहता था कि इस पूरी ज़िंदगी का मतलब क्या है, यानी हम यहाँ क्यों हैं, चीज़ों का मकसद क्या है। फिर मैंने सोचा अगर हम दुनिया के ज्ञान को बढ़ा सके और ऐसी चीज़ें बना सके जो इंसान की सोच और समझ को आगे ले जाए, तो हम अच्छे सवाल पूछ सकेंगे और चीज़ों को सही से समझ सकेंगे। यही आगे बढ़ने का रास्ता है। इसीलिए मैंने फिजिक्स और बिजनेस की पढ़ाई की, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ नया और बड़ा करने के लिए जानना ज़रूरी है कि यह दुनिया कैसे काम करती है और पैसों और कारोबार का सिस्टम कैसे चलता है। और साथ ही अगर कोई बड़ी चीज़ बनानी हो तो अकेले करना बहुत मुश्किल होता है। आपको बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करना होता है। इसीलिए मैं कैलिफोर्निया आया ताकि यह पता चल सके कि इलेक्ट्रिक कारों के लिए बैटरी से बेहतर क्या बनाया जा सकता है। मैंने खासकर ये जानना चाहा कि क्या कोई नई टेक्नोलॉजी जैसे कोई सुपर पावर वाला कैपेसिटर बैटरी की जगह ले सकती है। ये 1995 की बात है। उसी वक्त इंटरनेट भी शुरू हो रहा था। फिर मैंने सोचा या तो मैं उस टेक्नोलॉजी में रहूं जिसमें कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है, या मैं इंटरनेट के साथ कुछ काम करूं जहां ज़्यादा मौके हैं। तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मैंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था, इसलिए कोई मुझे गलत सलाह देने का आरोप नहीं लगा सकता था। फिर मैंने इंटरनेट से जुड़ा कुछ काम किया, जिनमें से एक था पेपाल। शायद ये जानना अच्छा होगा कि पेपाल की शुरुआत कैसे हुई। शुरू में हमारा आइडिया था कि एक ऐसी जगह बनाए जहां लोग अपने पैसे से जुड़ा हर काम आसानी से कर सके। हमने छोटा सा फीचर भी बनाया था, ईमेल से पेमेंट करना। जब हम लोगों को अपनी चीज़ दिखाते थे तो हम उन्हें बड़ा और मुश्किल वाला हिस्सा दिखाते थे, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, पर किसी को खास दिलचस्पी नहीं होती थी। लेकिन जब हमने ईमेल पेमेंट दिखाया जो बहुत आसान था तो सबको बहुत पसंद आया। तभी हमें समझ में आया लोगों की बातें सुनना कितना ज़रूरी है। अगर हमने लोगों की राय नहीं मानी होती तब पेपाल शायद कामयाब नहीं हो पाता। इसीलिए जब लोग कोई आपको फीडबैक दे तो उसे नज़रअंदाज मत करो। अगर ज़रूरत हो तो अपनी पुरानी सोच बदल लो। पेपाल के बाद मैंने सोचा ऐसी कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जो इंसानों के भविष्य को बदल सकती है। ये सोच सिर्फ पैसे कमाने की नहीं थी, बल्कि ये समझने की थी कि इंसान की लाइफ को सबसे ज़्यादा क्या बदल सकता है। पहली बड़ी समस्या थी पृथ्वी की एनर्जी को टिकाऊ बनाना, यानी हमें बिजली और ऊर्जा को ऐसे बनाना है जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। दूसरी बड़ी बात थी ज़िंदगी को धरती के बाहर भी फैलाना, ताकि इंसान सिर्फ धरती पर ना रहे बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी रह सके। पहली बात की वजह से टेस्ला और सोलर सिटी शुरू हुई और दूसरी बात की वजह से स्पेसएक्स। जब मैंने स्पेसएक्स शुरू किया तो मुझे शुरू में लगता था कि कोई भी आम इंसान रॉकेट कंपनी नहीं शुरू कर सकता। मैं इतना पागल नहीं था कि बस यूं ही कुछ भी कर डालूं। लेकिन फिर मैंने सोचा नासा के बजट कैसे बढ़ाया जा सकता है। यही मेरा शुरुआती सपना था। मेरी सोच ये थी अगर हम कम पैसों में मंगल ग्रह पर कुछ भेज सके तो शायद लोगों का ध्यान जाएगा।
मैंने इस आइडिया का नाम दिया मार्स ओसिस। इस प्लान में क्या था, हम मंगल ग्रह पर एक छोटा सा ग्रीन हाउस भेजते जिसमें बीज रखे जाते और ये बीज सूखे पोषक जेल में बंद होते। जब ये वहाँ पहुँचता तो इसे पानी से हाइड्रेट किया जाता। फिर लाल धरती पर हरे पौधों का नज़ारा होता। सोचो, मंगल के लाल सतह पर हरे भरे पौधे, ये बहुत ज़बरदस्त दृश्य होता और शायद मंगल ग्रह पर जीवन का पहला संकेत भी। लोगों को अक्सर ऐसी ऊंची उड़ान वाले स्पेशल हट के प्रोजेक्ट में अधिक दिलचस्पी होती है। मुझे लगा कि इससे लोग बहुत एक्साइटेड होंगे और शायद इससे नासा का बजट भी बढ़ जाएगा। अब इससे पैसा तो शायद कमाया नहीं जा सकता था, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता कि इससे दुनिया में पॉजिटिव सोच और उम्मीदें जगती। इसलिए मैं रूस 3 बार गया ताकि एक आधुनिक ICBM रॉकेट खरीद सकूं, क्योंकि वही मुझे सबसे सस्ता और अच्छा सौदा मिल सकता था। मैं बताना चाहूँगा कि 2001 और 2002 के आखिर में रूस जाना एक अजीब अनुभव था। रूसी रॉकेट आर्मी के सामने जाके कहना कि मैं आपके 2 सबसे बड़े रॉकेट खरीदना चाहता हूँ, लेकिन उसमें लगे न्यूक्लियर बम आप अपने पास रख सकते हैं। ये सुनकर उन्हें लगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे थे, इसीलिए बात बनी रही। कई बार मुझे रूस आने जाने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरी शुरुआती सोच गलत थी। शुरुआत में मुझे लगा था कि लोग पृथ्वी से बाहर की दुनिया में जाने और मंगल ग्रह पर बेस बनाने के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन असल में अमेरिका में लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है, क्योंकि अमेरिका खोजकर्ताओं का देश है और यहाँ लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। ये देश इंसानी खोज की भावना को जीता है। मगर अगर लोगों को लगता है कि कोई चीज़ नामुमकिन है या उससे सरकारी बजट बर्बाद हो जाएगा, तो वे उसका समर्थन नहीं करते। तीसरी रूस यात्रा के बाद मैंने तय किया कि अब हमें खुद इस स्पेस ट्रांसपोर्ट समस्या को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, और यहीं से SpaceX की शुरुआत हुई। यह फैसला मैंने उन सभी की सलाह के खिलाफ ली जिनसे मैंने बात किया था। एक दोस्त ने मुझे बहुत सारी रॉकेट फटने की वीडियो दिखाकर डराने की कोशिश की, और सच कहूँ वो पूरी तरह गलत नहीं था। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। मैंने कभी कोई असली चीज़ फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बनाई थी। हाँ, बचपन में मॉडल रॉकेट बनाए थे, लेकिन असली कंपनी चलाना कुछ और ही था। मुझे खुद सीखना पड़ा कि चीज़ें कैसे बनती है और सही लोगों की टीम कैसे बनाई जाए। हमने कोशिश की और 3 बार असफल हुए। रॉकेट साइंस में पासिंग का मतलब होता है 100% सही। आप आधा ठीक नहीं कर सकते, और इसे असली माहौल में पहले से टेस्ट करने का कोई मौका नहीं मिलता। रॉकेट इंजीनियरिंग को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण ये है। सोचो, तुम एक बहुत जटिल एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसे तुम चलाने से पहले टेस्ट नहीं कर सकते, और जब पहली बार चलाओ तो उसमें एक भी बग नहीं होना चाहिए। हम पहले लॉन्च में नाकामयाब रहे। मैं खुद लॉन्च साइट पर जाकर रॉकेट के टूटे टुकड़े उठा रहा था। वो लम्हा काफ़ी दुखद था, लेकिन हमने हर फ्लाइट से कुछ सीखा, और आखिरकार 2008 में चौथी उड़ान में हम रॉकेट को कक्षा ऑर्बिट में पहुंचाने में सफल हुए। ये सब कुछ हम तब कर पाए जब हमारे पास बचे हुए कुछ पैसे थे, और शुक्र है कि ऐसा हो गया। मुझे लगता है कि कहावत होती है, चौथी बार सफलता मिलती है। तो हमने फाल्कन 1 को आखिरकार कक्षा ऑर्बिट में पहुंचा दिया। इसके बाद हमने इसे और आगे बढ़ाया फाल्कन 9 की ओर, जो फाल्कन 1 से लगभग 10 गुना ज़्यादा ताकतवर था। इसका थ्रस्ट लगभग 1 मिलियन पाउंड था। हम इसे भी सफलतापूर्वक कक्षा में भेजने में कामयाब हुए। फिर हमने ड्रैगन अंतरिक्ष यान बनाया, जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से जुड़ने और सुरक्षित पूर्वक वापस लौटने में भी सफल रहा। यह मेरे लिए बहुत बड़ी राहत थी। अब भी मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि यह सब सच में हुआ था, लेकिन इंसानियत को अगर एक अंतरिक्ष में जाने वाली सभ्यता बनना है, अगर हमें एक मल्टीप्लैनेट स्पीशीज बनना है, तो ये तो बस शुरुआत है। हमें इससे बहुत आगे जाना होगा। मुझे लगता है कि ये इंसानी चेतना को बचाने और फैलाने के लिए सबसे ज़रूरी कामों में से एक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पृथ्वी लगभग 4 अरब साल से है, लेकिन इंसानी सभ्यता, अगर हम लिखित इतिहास की बात करें तो केवल 10,000 साल पुरानी है, और ये भी हम उदाहरणों के कह रहे हैं। इसलिए इंसान की मौजूदगी और चेतना इस ग्रह पर अब तक सबसे अनिश्चित चीज़ रही है। हालांकि मैं पृथ्वी के भविष्य को लेकर काफ़ी आशावादी हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग ये सब सोचें कि हम सब खत्म होने वाले हैं।
मुझे लगता है कि आने वाले लंबे समय तक पृथ्वी पर सब कुछ ठीक रहेगा। ज़रूरी नहीं कि 100% गारंटी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना यही है। लेकिन अगर सिर्फ 1% भी खतरा है तो भी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास बायोस्फीयर का एक बैकअप हो, यानी कि ऐसा एक और ग्रह जहाँ जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। और मुझे लगता है यह बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने के लिए हमें एक बहुत बड़ी सफलता की ज़रूरत है, एक ऐसी स्पेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो पूरी तरीके से रीयूजेबल हो और हमें तेज़ी से मार्स की तरफ ले जा सके। ये एक मुश्किल काम है, नामुमकिन के बहुत करीब, लेकिन यही वो चीज़ है जिसे हम स्पेसएक्स के साथ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात टेस्ला की करें तो टेस्ला का मकसद था दुनिया के यह दिखाना कि इलेक्ट्रिक कारें क्या कर सकती है। लोगों की सोच गलत थी। उन्हें लगता था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सिर्फ धीमी, बदसूरत और छोटी रेंज वाली होती है, जैसे गोल्फ कार्ट। इसी सोच को बदलने के लिए हमने टेस्ला रोस्टर बनाया, एक तेज, खूबसूरत और लंबी दूरी तक चलने वाली कार। कई बार ऐसा होता है कि आप पेपर पर कुछ भी दिखा दो, गणनाएं सही है, सब कुछ फिट है, लेकिन जब तक आप असल में कोई चीज़ बनाकर लोगों को ना दिखाओ, तब तक वे मानते ही नहीं। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आप कोई कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाइए जो चल सके, चाहे वो थोड़ा कच्चा हो। पावर पॉइंट पर तो हर चीज़ बेहतरीन लगती है, लेकिन असली चीज़ तभी दिखती है जब वो हाथ में पकड़कर या चलाकर दिखे। रोस्टर के बाद लोग कहने लगे, हाँ ठीक है, आपने एक छोटी महंगी स्पोर्ट्स कार बना दी, पर क्या आप एक कोई असली कार बना सकते हैं? तो हमने कहा ठीक है, वो भी बना देंगे। अब हम ला रहे हैं मॉडल एस, एक 4 डोर सेडान जो एकदम असली, बड़ी और कमर्शियल कार होगी, और शायद इन सब से कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है, आप लोग 21वीं सदी के जादूगर हैं। अपने रास्ते में किसी चीज़ को मत आने दो। कल्पना की कोई सीमा नहीं है। जाओ और कुछ जादू करो। धन्यवाद।